हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अनुसूची कहते किसे हैं। अनुसूचियां ऐसी तालिकाएं होती हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेदों में नहीं होता है। यह संविधान का ही एक भाग है। इन्हें संविधान के आखिरी में टेबल फॉर्म में लिखा गया है। प्रत्येक अनुसूची किसी न किसी अनुच्छेद से संबंधित होती है। संविधान के अन्य भागों के समान इनमें भी संशोधन आदि होते हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में जो लिखी गई बातें हैं बहुत विस्तृत हैं। इन अनुच्छेदों से संबंधित बातों को एक जगह लिख पाना संभव नहीं है। इसीलिए जो है उसको संविधान के अंत में लिखा गया है ताकि लेखन की एक सही कला बन सके। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं, इन तमाम तरह की चीजों को अनुसूची 1 में लिखा गया है। आइए पहले इसको लिखते हैं हम लोग। न्यायिक क्षेत्र रखी गई है, यानी हम लोग प्रथम अनुसूची में देखेंगे कि सभी राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि आप जाने कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई हैं। तो आखिर में जो 4 अनुसूचियां हैं कब कब जोड़ी गई, इसको यहीं पे बात कर लेते हैं। उसके बाद एक एक अनुसूची के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे किसमें क्या है। देखिए, 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। यह आर्टिकल 31B के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, किससे संबंधित है बात करेंगे। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। यह ग्राम पंचायत की रचना से संबंधित है। और फिर 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, जो नगर पालिका से संबंधित है। तो पहले इसको एक जगह लिख लेते हैं, संशोधन 1992। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से एक एक अनुसूची की हम बात करेंगे। अब हम लोग जो है एक एक करके एक एक अनुसूची को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रथम अनुसूची की बात करते हैं। तो प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित है। प्रत्येक अनुच्छेद को, प्रत्येक आर्टिकल को आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित है। और इसमें है क्या, इसमें जो है भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, सीमा और न्यायिक क्षेत्र रखे गए। ठीक है, फिर दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में भारत में संवैधानिक पदों पर जो आसीन पदाधिकारी हैं उनकी परिलब्धियां, वेतन और भत्ते तथा विशेषाधिकार दिया हुआ है। अब कौन कौन से संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यों के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं, या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट देश में होगा, उच्च न्यायालय जो है राज्य के अंतर्गत होगा, तो उसके जो न्यायाधीश है, और भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, जो कैग हैं, तो इन सभी लोगों के क्या वेतन होंगे, क्या भत्ते होंगे, क्या इनकी परिलब्धियां होंगी, क्या इनके विशेषाधिकार होंगे, ये सब जो है दूसरी अनुसूची में दी गई है। दूसरी अनुसूची में देखिएगा उपराष्ट्रपति के जो परिलब्धियां हैं या वेतन भत्ते वगैरह नहीं मिलते हैं। तो फिर जो है राष्ट्रपति को वेतन भत्ता या जो भी चीजें वो कहां से मिलता है, तो राज्य
सभा के सभापति के रूप में जो है उनको वेतन भत्ता आदि मिलता है। ये सवाल बन जाता है, इसलिए इसको जरूर आप याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस केस में जो है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर राष्ट्रपति के जो भी वेतन है, भत्ता आदि जो भी लाभ होता है, ये सब जो है उपराष्ट्रपति उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, पहले इतने चीज को लिखते हैं। परीक्षक, तो इस तरह आप देख लेंगे, बहुत आसान है याद करना कि भाई कौन कौन से संवैधानिक पद पे आसीन पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते, प्रलब्धियां और विशेषाधिकार से संबंधित बातें लिखी गई हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल वगैरह के लिए प्रलब्धियां शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति का तो होगा नहीं, उपराष्ट्रपति के लिए हमने बता ही दिया, उसको अभी नोट में लिख लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति हो गए और राज्यपाल हो गए, ये तो याद ही रहेगा। आप जानते हैं कि संसद का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, तो संसद के जो 2 सदन है, उसी तरह राज्य में जब आइएगा तो राज्यों में भी विधानसभा मिलेगा और विधान परिषद मिलेगा। हर जगह विधान परिषद नहीं है, तो कहां कहां विधान परिषद है आप कमेंट कर सकते हैं। तो राज्यों की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, और जहां विधान परिषद है उसके सभापति और उपसभापति। फिर जो है उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और सबसे अंत में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं जो कैग हैं। तो ये जो है 9 मैंने पॉइंट दिया है, इन 9 लोगों का आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि पूछ देता है, सीधे पूछ देगा कि भाई जो है अनुसूची 2 में किनके वेतन भत्ते, प्रलब्धियां या विशेषाधिकार दिया गया। नोट पॉइंट में आप लिखेंगे उपराष्ट्रपति को लेकर, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते आदि मिलता है, भत्ता आदि मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में जो है विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप मिलता है। शपथ और प्रतिज्ञान लगभग एक ही चीज है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, और जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वे लोग प्रतिज्ञान लेते हैं, अफर्मेशन। ठीक है, तो फिर किनके किनके शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप यहाँ है, ये पूछा जाता है आप सभी लोग से। तो इसमें जो है संसद और राज्य विधानमंडलों के उम्मीदवार, जो लोग कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हो जाएगा कि भाई संसद के और राज्य विधानमंडल के जो कैंडिडेट हैं। उसके बाद से भाई जो जीत के आ गए तो संसद और राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप यहाँ है। संघ और राज्य के मंत्री, भाई उसके बाद से कुछ लोग कैबिनेट में रहते हैं जो जिनको मंत्रालय मिलता है, तो उनको भी जो है उनके लिए शपथ और प्रतिज्ञान का विवरण यहाँ पे है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश हैं वे उनका भी है यहाँ पे, और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो किनका किनका शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में, ये पूछता है। सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या पूछता है कि किनका नहीं है। यहाँ पे आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का विवरण तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो फिर कहाँ है, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में है, 69 में है, और राज्यपाल के शपथ का विवरण जो है अनुच्छेद 159 में है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति बन जाते हैं और राज्यपाल, ये लोग क्या करते हैं, ये संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण आदि की शपथ लेते हैं। और जो मंत्री लोग होते हैं जिनको मंत्रालय वगैरह मिलता है, वे पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद का भी शपथ लेते हैं और गोपनीयता का भी शपथ लेते हैं कि भाई कोई भी चीज जो जरूरी नहीं हो उसको देश के सामने, जनता के सामने हम नहीं रखेंगे, इस गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वे लोग संविधान और विधियों के सम्मान व बिना द्वेष भावना के न्याय की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। अनुसूची में नहीं है, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि भाई कहाँ है,
तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के शपथ का विवरण आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का मिल जाएगा अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल का मिल जाएगा अनुच्छेद 159 के अंतर्गत। इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद और भी नोट पॉइंट आप बना लीजिएगा और उस नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जो है संविधान के संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेते हैं। फिर जो मंत्री हैं वे पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वे लोग जो है संविधान और विधि के सम्मान की शपथ लेते हैं और बिना किसी द्वेष भावना के न्याय की शपथ लेते हैं। तो ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं। फिर जो है चौथी अनुसूची में क्या मिलता है, तो संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटों का आवंटन है वो वहां दिखाई देता है। आप जानते हैं कि संसद का 2 सदन है, एक तो लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा में भी एमपी होते हैं जिनका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है और राज्यसभा में भी एमपी होते हैं और ये जो है राज्यों की विधानमंडल के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। जो आपके एमएलए हैं, एमएलसी चुनते हैं या कुछ लोग मनोनीत करके भी भेजे जाते हैं। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई है इसका विवरण जो है चौथी अनुसूची में दिखाई देता है। आप अवगत हैं कि हमारे यहाँ समानुपातिक प्रणाली के आधार पर जो है राज्य के जनसंख्या के अनुसार जो है सीटों का आवंटन किया गया है और यहाँ पे 1971 की जनसंख्या को आधार बनाकर सीट आवंटित किया गया है। फिर 2026 में जनसंख्या होगी और उस हिसाब से सीटों का आवंटन बदलेगा। यूपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं। अमेरिका में जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 50 राज्य यूनाइटेड हैं और प्रत्येक राज्य में 2-2 सीटें हैं। यहां जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है, तो लेकिन हमारे यहां जनसंख्या से लेना देना है और समानुपातिक जो प्रणाली है, जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है, उसके आधार पे जो है राज्यों को सीट दिया गया, बदलाव होगा, ठीक है। 2026 में जब जनसंख्या होगी तो फिर वहां से बदलेगा। उसके बाद से 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में जो प्रशासन है उससे संबंधित उपबंध है। किसके प्रशासन से संबंधित, तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से के उपबंध यहाँ पे है। ये अनुच्छेद 244 से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान यहाँ नहीं है। उसके लिए एक अलग अनुसूची है, 6ठी अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का जो प्रावधान है वो दिया गया है, ठीक है। इसको भी लिखते हैं हम लोग 5वीं और 6ठी। प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले अनुसूची के बारे में जानेंगे। इसके बाद से हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 7वीं अनुसूची भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम है। तो जब फेडरल सिस्टम है तो शक्तियों का बंटवारा अत्यंत आवश्यक हो जाता है केंद्र और राज्य के बीच। तो केंद्र और राज्य के बीच विधिक शक्तियों के बंटवारे से संबंधित प्रावधान जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और यहां 3 सूचियां मिलती है, संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना रहे हैं तो केंद्र का कानून जो है वो सर्वमान्य होगा, ठीक है। और जो अवशिष्ट विषय हैं वो केंद्र के पास है, तो यहां पे केंद्र को ज्यादा मजबूत दिखाया गया है। उसके बाद से संघ सूची में आप देखेंगे कि पहले 97 विषय थे, अभी 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 61 हो गए हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय थे और अभी 52 विषय हो गए। तो यहां से भी जो है संघ को ज्यादा मजबूत बनाने का कार्य किया गया, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, अवशिष्ट विषय केंद्र के पास रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र को जो है मजबूत किया गया है। अवशिष्ट विषय जो यहां पे नहीं मिलेंगे
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, वो केंद्र के पास हो जाएगा। यहाँ देखिए 100 विषय अभी हैं केंद्र के पास, पहले 97 थे, 61 हैं राज्य के पास, पहले 66 थे, अभी 52 हैं समवर्ती सूची में, पहले 47 थे। तो यहाँ राज्य के विषय कम किए गए हैं, केंद्र के विषय बढ़ाए गए हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये संघ को मजबूत करने का चीज दिखाता है। और यही जो है कनाडा का जो संघीय मॉडल है, और अवशिष्ट विषय भी संघ के पास है। ठीक है, उसके बाद से 8वीं अनुसूची की बात कर लें। 8वीं अनुसूची में क्या है, 8 शेड्यूल में क्या है, तो जो संविधान द्वारा मान्य भाषाएं हैं उनको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। आपको मालूम है कि मूलतः 14 भाषाएं थी जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 22 है। तो 8 भाषाएं जो है उसमें जोड़ी गई है, ऐड की गई है। तो कब कब किसको जोड़ा गया है, जो 14 भाषाएं और 8 टोटल भाषाएं जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि कौन कौन सी 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जो है 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और याद रखिएगा, उड़िया का नाम बदलकर ओडिया 2011 में कर दिया गया। और 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, हिंदी है लेकिन अंग्रेजी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची ओडिया कर दिया गया, कब, 2011 में। ठीक है, तो ये टोटल जो है 8 अनुसूचियां थी जो मूल संविधान में थी। इसके बाद से 4 और अनुसूचियों को जो है जोड़ा गया है, उसकी भी बात करेंगे। पहले इसको मैं क्लीन करता हूं। इसके बाद हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची में क्या है। तो 9वीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून रखा गया। आपको पता है आर्थिक न्याय करने के लिए जमींदारी प्रथा खत्म करना होगा, जमीन का जो है उसे वितरण करना जरूरी है, गरीबों में देंगे फिर तो सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अब इसके लिए जो है जैसे ही सरकार जो है जमींदारी को खत्म करने लगी और जमीनों का बंटवारा होने लगा, तो फिर जो है ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए डायरेक्ट, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत था संपत्ति का अधिकार, और मौलिक अधिकार का यदि हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो फिर क्या हुआ, 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 31B के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जोड़कर ये कहा गया कि इसमें यदि किसी कानून को रख दिया जाता है तो फिर आप उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। फिर बाद में, पहले तो भाई जमींदारी को लेकर कानून रखे गए, बाद में जो है सरकार को लगता था कि भाई इस कानून का विरोध पब्लिक करेगी, जनता करेगी, तो उसको जो है उसमें 9वीं अनुसूची में रख देती थी। इस तरह से क्या होने लगा, इसका दुरुपयोग होने लगा। तो एक मामला हुआ केशवानंद भारती, और उसमें 24 अप्रैल 1973 उसके निर्णय के बाद से ये बातें जो है स्पष्ट हो गई कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो फिर उस पर न्यायिक समीक्षा होगी, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के पहले यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। फिर 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल रोधी कानून से संबंधित है। भाई लोग इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में जाते थे, सरकारें टिक नहीं पाती थी, तो फिर जो है 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया, दल बदल रोधी कानून। ठीक है, इस दोनों को लिखते हैं पहले, इसी द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मिलता है। पंचायतों की जो शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं, जिम्मेवारियां हैं, वो मिलते हैं। इसमें टोटल 29 विषय रखे गए, 29 सब्जेक्ट्स हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया और पंचायतों को कुछ शक्तियां दी गई, कुछ काम दिए गए, कुछ जिम्मेवारियां दी गई। फिर उसी साल 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन हुआ और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और ये नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेवारी से संबंधित है, और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, तो इसको भी लिखते हैं हम लोग। संशोधन 1992 द्वारा
जोड़ा गया और इसमें जो है 18 विषय रखे गए। कितने विषय? 18 विषय रखे गए। ठीक, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान की अनुसूचियों को जाना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।